पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि हुमायूं ने बैरम खां को काबुल भेजकर कामरान से कहलवाया कि वह काबुल खाली करके हुमायूं की शरण में आ जाए, किंतु कामरान ने काबुल खाली करने से मना कर दिया। इस पर बैराम खां पुनः कांधार के लिए रवाना हो गया। खानजादा बेगम भी बैराम खां के साथ ही कांधार के लिए रवाना हुई। जिस समय ये लोग कांधार पहुंचे उस समय हुमायूं ने कांधार दुर्ग पर घेरा डाल रखा था। 40 दिन की घेरेबंदी के बाद मिर्जा अस्करी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली तथा बादशाह हुमायूं की सेवा में उपस्थित होना स्वीकार कर लिया। कुछ लेखकों के अनुसार मिर्जा अस्करी ने कांधार से खजाना लेकर भागने का प्रयास किया, किंतु हुमायूं के 500 सैनिकों ने मिर्जा अस्करी को भागने से रोका। 4 दिसंबर 1545 को हुमायूं ने कांधार पर अधिकार कर लिया तथा कांधार दुर्ग फारस के शाह तहमास्प के पुत्र मुराद को सौंप दिया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि कुछ दिन बाद ही शाह का पुत्र बीमार होकर मर गया तथा हुमायूं ने कांधार का शासन बैराम खां को सौंप दिया। वस्तुतः गुलबदन बेगम ने यहाँ भी झूठ बोला है कि तहमास्प के पुत्र के बीमारी से मर जाने के कारण हुमायूं ने कांधार पर अधिकार कर लिया। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। राहुल सांकृत्यायन आदि लेखकों ने लिखा है कि ईरानी सैनिकों ने कांधार के किले पर अधिकार करके वहां जो भी खजाना मिला उसे तहमास्प के पास फारस भेज दिया। हुमायूं को यह अच्छा नहीं लगा। कुछ ही समय बाद हुमायूं ने अचानक ही ईरान की सेना पर आक्रमण करके उससे कांधार का किला छीन लिया। ईरान की सेना अपमानित होकर वापस ईरान लौट गई। तत्कालीन इतिहासकारों ने इस विषय पर अधिक नहीं लिखा है, किंतु घटनाओं के आलोक में यह कहा जा सकता है कि जब ईरान के शहजादे ने कांधार के दुर्ग में रखा धन ईरान भेज दिया तो हुमायूं यह सहन नहीं कर सका। यह धन वास्तव में बाबर ने अपने हाथों से कांधार के किले में रखवाया था। इस धन पर ईरान का कोई अधिकार नहीं बनता था। इस धन के वास्तविक हकदार बाबर के बेटे थे, इसलिए हुमायूं ने ईरान की सेना पर हमला कर दिया। वस्तुतः इस समय तक अफगानिस्तान के हजारों युवक अपने पुराने बादशाह हुमायूं के झंडे के नीचे आकर एकत्रित हो गए थे और मिर्जा अस्करी तथा मिर्जा कामरान की सेनाएं भी अस्करी तथा कामरान का पक्ष छोड़कर हुमायूं की तरफ आने लगी थीं। यही कारण था कि हुमायूं ने ईरान के 14,000 सैनिकों पर हमला करने का साहस किया तथा उनसे कांधार छीन लिया। यह कहना मुश्किल है कि ईरान का शहजादा कैसे मरा, किंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि वह हुमायूं से हुए युद्ध में मारा गया होगा। इस संबंध में भी कोई तथ्य प्राप्त नहीं होता कि कांधार के किले का धन वास्तव में ईरान पहुंच गया अथवा हुमायूं ने किले के साथ साथ ईरान की सेना से वह धन भी छीन लिया था। इस समय हुमायूं के पास पर्याप्त सेना एवं धन हो गया था जिसके बल पर वह कामरान से पंजा लड़ा सकता था। जब कामरान ने सुना कि हुमायूं ने कांधार पर अधिकार कर लिया है तो कामरान शिकार खेलने के लिए चला गया ताकि अपने अमीरों को यह बता सके कि उसे हुमायूं की कोई परवाह नहीं है। वास्तव में कामरान को लगता था कि हुमायूं कांधार पर संतोष कर लेगा और वह काबुल की तरफ रुख नहीं करेगा। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि मिर्जा हिंदाल ने एकांतवास ले लिया था, किंतु जब उसने सुना कि बादशाह हुमायूं खुरासान से लौट आया है तथा उसने कांधार पर अधिकार कर लिया है, तब मिर्जा हिंदाल ने मिर्जा यादगार नासिर को बुलाकर कहा कि मिर्जा कामरान ने खानजादा बेगम को मिर्जा हुमायूं के पास संधि के लिए भेजा था, किंतु बादशाह ने उस संधि को नहीं माना है। बादशाह ने भी बैराम खां को अपना दूत बनाकर भेजा था,
किंतु कामरान ने उसकी बात को भी नहीं माना था। अब बादशाह कांधार बैराम खां को सौंपकर स्वयं काबुल आ रहे हैं, इसलिए उचित होगा कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता रखने की प्रतिज्ञा करके बादशाह हुमायूं के पास पहुंचने का प्रयत्न करें। मिर्जा यादगार ने मिर्जा हिंदाल की बात मान ली तथा दोनों ने एक दूसरे के प्रति विश्वसनीय रहने की प्रतिज्ञा की। मिर्जा हिंदाल ने मिर्जा यादगार नासिर से कहा कि तुम यहां से भागने का प्रयास करो। जब तुम यहां से भाग जाओगे तब मिर्जा कामरान मुझसे कहेगा कि मिर्जा यादगार भाग गया है, जाकर उसे समझाओ और वापस लिवा लाओ। हमारे पहुंचने तक तुम धीरे धीरे चलना और जब हम आ जाएंगे तब फुर्ती से चलकर बादशाह हुमायूं की सेवा में पहुंच जाएंगे। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि यह सम्मति निश्चित होने पर मिर्जा यादगार नासिर भाग गया। जब यह बात मिर्जा कामरान को ज्ञात हुई तो वह शिकार खेलना छोड़कर काबुल आया तथा उसने मिर्जा हिंदाल को बुलाकर कहा कि तुम मिर्जा यादगार नासिर को वापस लिवा लाओ। मिर्जा हिंदाल तो यही चाहता था। वह उसी समय एक तेज घोड़े पर सवार हुआ और 2-3 दिन में मिर्जा यादगार के पास जा पहुंचा। यहां से वे दोनों मिर्जा हुमायूं की तरफ चले गए। जब तैमूरी खानदान के ये दोनों शहजादे बादशाह हुमायूं के समक्ष प्रस्तुत हुए तो हुमायूं ने उन दोनों को क्षमा कर दिया और अपनी सेवा में रख लिया। उन दोनों ने बादशाह को सलाह दी कि हमें तकिया हिमार के रास्ते काबुल के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मिर्जा हुमायूं ने अपने भाई की बात स्वीकार कर ली। हालांकि हुमायूं काबुल जा रहा था, जहां हमीदा बेगम का पुत्र अकबर भी था, किंतु हुमायूं ने किसी अनहोनी की आशंका से हमीदा बानू को अपने साथ नहीं लिया। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि अक्टूबर 1545 में हुमायूं अपनी सेना के साथ तकिया हिमार पहुंच गया, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गधे का दर्रा। गुलबदन द्वारा दी गई यह तिथि सही नहीं है। अवश्य ही यह घटना दिसंबर 1545 के बाद की है। अबुल फजल ने यह घटना गुलबदन द्वारा वर्णित तिथि से 1 साल बाद की बताई है। खानजादा बेगम भी हुमायूं के साथ थी, किंतु मार्ग में कबलचाक नामक स्थान पर खानजादा बेगम को बुखार आ गया, जिसके कारण हुमायूं को कबलचाक में ही रुक जाना पड़ा। हुमायूं ने हकीमों से अपनी बुआ का खूब उपचार करवाया, किंतु चौथे दिन खानजादा बेगम की मृत्यु हो गई। यह बाबर के दुर्भाग्यशाली बेटों के लिए किसी कहर के टूटने से कम नहीं था। बाबर के बेटों को इस समय खानजादा बेगम की सर्वाधिक आवश्यकता थी। मुगलिया इतिहास के रंगमंच पर इस समय केवल वही एक ऐसी पात्र थी जो बाबर के बेटों को भविष्य में होने वाली बर्बादी से बचा सकती थी। किंतु कुदरत ने बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान के दृश्य इतनी गहरी स्याही से लिख रखे थे कि उन्हें मंचित करने के लिए कुदरत ने खानजादा बेगम को ही जीवन के रंगमंच से उठा लिया। बाबर के बेटों की बर्बादी हर हाल में होनी ही थी, जिसे कोई नहीं रोक सकता था। यहां तक कि स्वयं हुमायूं भी नहीं, जिसके पास सत्ता और शक्ति बड़े जोर शोर से स्वयं ही लौट आई थी। अगली कड़ी में देखिए, मुगलिया राजनीति का प्रमुख आधार थी खानजादा बेगम। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।